पुतिन की नजर अब यूक्रेन से आगे है। वो अब यूक्रेन से आगे पोलैंड के बारे में सोच रहे हैं और पूरे यूरोप के नेताओं की नींद उड़ी हुई है। पोलैंड, फिनलैंड और लिथुआनिया पर रूस हमला कर सकता है। रूस का आज भी पूर्वी यूक्रेन में हमला जारी है और जेलेंस्की भी सरेंडर के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन ने पहली बार मॉस्को पर बैलिस्टिक मिसाइल चलाई। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक में रूस के एक और ऊर्जा डिपो को तबाह कर दिया। रूस यूक्रेन का युद्ध अब एक महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप समझिए इस रिपोर्ट से। क्या रूस यूक्रेन युद्ध 26 देशों तक फैलेगा? कीव जलाने के बाद क्या नाटो से युद्ध करेंगे पुतिन? यूक्रेन के साथ साथ अब पोलैंड, फिनलैंड, लिथुआनिया रूस की हिट लिस्ट में है। यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला करने के बाद अब पुतिन पोलैंड पर अटैक कर सकते हैं। ऐसा करके पुतिन नाटो का रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं। पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस लॉन्ग रेंज ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों से पोलैंड पर हमला कर सकता है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि पोलैंड पर रूस कहां से अटैक करेगा। रूस अपने मेनलैंड की बजाय कैलिनिनग्राद या पड़ोसी देश बेलारूस से हमले करेगा। रूस के मेनलैंड से कैलिनिनग्राद की दूरी 360 किलोमीटर है। यह बाल्टिक सागर के किनारे पोलैंड के बॉर्डर पर बसा है। बेलारूस भी पोलैंड के साथ बॉर्डर साझा करता है, जहां रूस के स्ट्रेटेजिक हथियार तैनात हैं। पेंटागन की रिपोर्ट यह भी कहती है कि पुतिन इन हमलों को एक्सीडेंटल बता सकते हैं ताकि नाटो से बड़ा युद्ध होने की नौबत ना आए। नाटो देश फिनलैंड ने अपनी जमीन पर परमाणु हथियार रखने पर लगी रोक हटा ली है। लिथुआनिया की संसद में अपने देश में परमाणु हथियारों की तैनाती के लिए सहमति दे दी है। मतलब अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन में से कोई भी नाटो देश अब दोनों देशों में एटमी वेपन तैनात कर सकते हैं। पुतिन रूसी बॉर्डर से सटे देशों फिनलैंड और लिथुआनिया में नाटो के परमाणु हथियारों की तैनाती रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पुतिन के राइट हैंड दिमित्री ने खुलकर कह दिया है कि अब फिनलैंड रूसी परमाणु हथियारों की टारगेट लिस्ट में है। पेंटागन की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि पुतिन पड़ोसी देशों पर हमले कर यूरोप पर दबाव बनाना चाहते हैं कि वह यूक्रेन को हथियार सप्लाई देना बंद करे, क्योंकि उसके बिना जेलेंस्की युद्ध नहीं लड़ सकते। कीव पर डेडली अटैक के बाद जेलेंस्की ने अमेरिका से फौरन मिसाइलों की सप्लाई मांगी है। जेलेंस्की ने कम से कम 140 पैट्रियट मिसाइलों की डिमांड की है। उनका दावा है कि रूस की 70 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में इंटरसेप्ट करने के लिए कम से कम यूक्रेन को 140 मिसाइलें छोड़नी पड़ती हैं। रूसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हवा में दिशा बदलते हुए बहुत तेजी से टारगेट पर आती हैं, लिहाजा उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए एक से ज्यादा मिसाइल यूक्रेन को खर्च करनी पड़ती है। आज PURL प्रोग्राम के तहत मिसाइल्स की सप्लाई बहुत धीमी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम से वही मिसाइल्स मांग रहे हैं जिन्हें देने का वादा किया था, क्योंकि यूक्रेन के पास पैकेज में जो हथियार देने के वादे किए गए थे उनकी पूर्ति बहुत धीमी है। यूक्रेन पर रूस ने एक ही रात में 28 बैलिस्टिक मिसाइल चलाई थी। इनमें एक मिसाइल स्विमिंग पूल में जाकर टकराई। उस वक्त पूल में कुछ बच्चे स्विमिंग कर रहे थे। अचानक छत को फाड़ती हुई मिसाइल नीचे गिरी। उसके बाद पूल का क्या हाल हुआ वो तस्वीरों में देखिए।
मिसाइल अटैक के बाद पूरा पूल मलबे से भर गया। जो बच्चे पूल में नहा रहे थे वो हक्के बक्के रह गए। किसी ने सोचा नहीं था स्विमिंग पूल भी रूसी हमले का टारगेट बन सकता है। कीव में रूसी मिसाइल और ड्रोन अटैक के बाद दर्जनों मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं। मजबूत से मजबूत इमारतें खंड खंड हो गईं। कहीं सिर्फ दीवारें बची हैं। रिहाइश का हिस्सा गायब हो गया है। मलबा हटाने का काम दिन रात चल रहा है। कीव में हुई तबाही को देखने के लिए कई देशों के राजदूत उन इलाकों में पहुंचे जहां रूस ने बीती रात सबसे बड़ा हमला किया। चारों तरफ मलबा बिखरा है और टूटी हुई इमारतें दिखाई दे रही हैं। कीव का मंजर बहुत भयानक है। हालात गाजा और साउथ लेबनान जैसे हैं। रूसी हमले में जिनके मकान मलबे का ढेर बन चुके हैं वो अब मेट्रो के नीचे और सबवे में शरण लिए हुए हैं। युद्ध ने उन्हें अपने ही शहर में बेघर कर दिया है। Very sorry for what happened here last night. I think we all slept very poorly tonight. It's terrible, all the loss of life that we've seen. I understand that we've at least 2 victims here at this particular site. I understand also that at least 7 people have been pulled from the rubble thanks to the fantastic work of the SESU. ज़ेलेंस्की अपनी राजधानी को गाजा बनने से क्यों नहीं रोक पाए? कीव का एयर डिफेंस क्यों फेल हो गया? कीव में अमेरिका के पैट्रियट के अलावा जर्मनी का स्काई नेक्स्ट एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। जर्मनी ने वंडर वेपन कहकर ज़ेलेंस्की को स्काई नेक्स्ट एयर डिफेंस सिस्टम दिया था। जब रूसी हमले हुए तो जर्मनी का वंडर वेपन काम नहीं आया। यूक्रेन का बदला, रूसी रिफाइनरी पर भीषण हमला। ज़ेलेंस्की ने बेलगोराद में पुतिन का पावर स्टेशन उड़ाया। यूक्रेन ने मॉस्को में पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि लंबी दूरी के ड्रोन के साथ यूक्रेन ने एक बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च की, जिसे रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। अठारह जून को यूक्रेन ने मॉस्को पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से बहुत बड़ा हमला किया था। कई दिन मॉस्को अंधेरे में डूबा रहा। मॉस्को की सबसे बड़ी रिफाइनरी जलने से शहर के ऊपर काले धुएं की चादर बन गई थी। यूक्रेन ने रूस के बेलगोराद रीजन में हिमार्स रॉकेट से हमले किए हैं। वहां पर एक पावर स्टेशन को जला दिया है। इसके अलावा रॉकेट इंजन बनाने वाली एक फैक्ट्री को भी निशाना बनाया है। यूक्रेन को हिमार्स रॉकेट अमेरिका ने दिए हैं। ये 45 सेकंड में 6 मिसाइलें दाग सकते हैं। इन्हें रिलोड करने में सिर्फ 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। ये 80 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। हिमार्स रॉकेट जीपीएस टेक्नोलॉजी से लैस हैं और सटीक निशाना लगाकर बहुत तगड़ी तबाही मचाते हैं। यूक्रेन ने बीते 1 महीने में रूस की 11 बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमले कर दिए हैं। रूस में ऊर्जा सप्लाई से जुड़े 50 से अधिक ढांचों को भी यूक्रेन ने तोड़ दिया है। इसी का नतीजा है कि रूस में जगह जगह पेट्रोल और गैस के लिए लंबी कतारें लगी हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश भीषण ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। देश में राशनिंग लागू करनी पड़ी है। लोगों को घंटों अपना कीमती वक्त पेट्रोल पंपों के बाहर गुजारना पड़ रहा है। रूस की रिफाइनरी यूरो 5 ग्रेड का तेल उत्पादन करती है। संकट की वजह से पुतिन ने यूरो 3 ग्रेड का तेल रिफाइन करने का आदेश दिया है। रूस ने भारत से भी पेट्रोल मंगाया है। गैसोलीन भी भारत से मंगाई। रूस के कीव पर हमले के बाद यूक्रेन में भी तेल और गैस का संकट बहुत बढ़ गया है। पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों को बंद करने की नौबत आ गई है। यूक्रेन के ओडेसा सिटी में पेट्रोल और गैस क्राइसिस से परेशान लोग सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। 48 घंटे से ओडेसा अंधकार में डूबा हुआ है। तेल और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की शुरुआत ज़ेलेंस्की ने की थी। अब रूस के हमलों के बाद यूक्रेन में त्राहिमाम शुरू हो गई है।